धर्म अपना एक विषय है। मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने धर्माचार्य बनते हैं इनसे ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, इनसे ज़्यादा ईश्वर को मानता हूँ, आस्थावान हूँ और इनसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को जानता भी। गाँव में मुझे याद है कि मैं 1995 में अपने गांव के युवक मंगल दल का चुनाव हुआ, 3 लोग अध्यक्ष के लिए लड़े और गांव के नौजवानों ने मुझे वोट दिया और मैं जीता और मैं उसका अध्यक्ष। आप तो हमेशा से युवाओं के बीच में रहे भी हैं और युवाओं के 5 योजनाएं अगर आपको प्रमुखता से बतानी हो तो वो 5 कौन सी योजनाएं बताएंगे जो युवाओं के रोजगार के लिए या उनके बेहतर भविष्य के लिए हो सकते? बहुत ही एक छोटी उम्र में 1993 में पहली बार एक संघर्ष में जेल जाना भी पड़ा। देवरिया जेल में हम लोग 2-3 दिन रहे जब गिरफ्तारी। इस तरह वर्तमान समय में जब आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि विरासत वाली पार्टी है, तो सर इस विरासत वाली पार्टी में क्या कुछ परिवर्तन पहले से अभी आया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लुटेरों की एक फौज बनाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बनाने उस समय समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थे, बिल्कुल, तो इन लोगों का मतलब नहीं रहा है भाटपा रानी के विकास से। इनका मतलब ये रहा है कि मेरा स्कूल कैसे ठीक हो, मेरे पंप कैसे लगे, तालाबों में कब्जा कैसे हो, मछली कैसे मारा जाए, निजी हित कैसे सर्वोपरि रहे, ये इनकी प्राथमिकता रही। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए हैं उनकी कमीशन बाजी का हालत ये है कि सड़कें कैसे टूटी रहे, कितना पैसा ले लिया जाए, सड़कें 2 नंबर की बने। अभी ये नेशनल हाईवे बन रहा है। यादव होने के नाते मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खोज के उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राष्ट्रपति शासन था। भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों में सब किसे मानते हैं? भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों में थोड़ा सा ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इंदिरा जी और नेहरू जी में मुझे चुनाव करना होगा, लेकिन इंदिरा जी को मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर पाता हूँ। सर आप इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 10 में से कुछ नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? 1 नंबर भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद स्मृति ईरानी से बतियाने के अलावा, कंगना रनौत से बतियाने के अलावा, प्रियंका चोपड़ा से सेल्फी लेने के अलावा, अडानी और अंबानी की चापलूसी करने के अलावा, उनके सामने सरेंडर होकर उनकी फाइलों को पास करने के अलावा, उनके आदेश का पालन करने के अलावा, और इस आधार पे जब स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो उनको कहा जाता था कि यह सोनिया गांधी के नियंत्रण में है, कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में है। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं है। ये अनुरुद्धाचार्य है, चाहे जितने ये चार्य बने हुए हैं सब, ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं सब, यहाँ लोगों को दबा के मार दिया गया कुंभ में, और वो धीरेन्द्रा कहता है कि लोगों को मुक्ति मिल गई, तो धीरेन्द्रा को भी कूट के उसी में मारा जाता और उसी में नदी में उसको डुबा दिया जाए, आके वो डूब जाए और वो कह दे, अपने मन से लिख दे कि हम भी मुक्ति लेने जा रहे हैं। तो हम भगवान किसको मानते हैं? जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, जो हमारी ज़िंदगी का ख्याल रखता हो। तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान के बाद सबसे ज़्यादा देश को, सबसे ज़्यादा जनता को लाभ देने वाले, अधिकार देने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनकी भलाई करने वाले जो भगवान हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दूसरी बात की धार्मिक अंधता में इस देश के युवा जो एकदम पड़े जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, वो दारू पी लें, वो गांजा पी लें, वो दुनिया भर के नारे उल्टे लगाते हैं, सड़क जाम करते हैं। ये जो उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ के और उनको लगता है कि वो ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या से उनको कैसे निकाला जाए, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक मिशन रहता है और हमारे जैसे व्यक्ति को मौका मिले तो ज़रूर इस पे काम करें। और मैनेज करने के बाद एक जगह से रामदेव को निकाला गया। रामदेवुआ पूरे देश में घूम घूम के कहता था कि नौजवानों बताओ, तुमको 80 रुपया लीटर वाला पेट्रोल डीजल चाहिए कि 35 रुपया वाला। 1600 किलोमीटर की एक मैं साइकिल यात्रा निकाला था, IIT कानपुर से गया बिहार तक। 29 दिन हम साइकिल चलाते रहे, सैकड़ों नौजवान थे इस देश के हमारे साथ। सर आप तो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आते हैं और गांव से निकल के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सर कैसे शुरू किया आपने इस सफर को? नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। जनप्रतिनिधि संवाद के क्रम में आज के हमारे खास मेहमान राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, एक गांव की राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन को शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाने वाले देवरिया जिले के मरहनी गांव के रहने वाले श्री केशव चंद्र यादव जी उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। सर आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई?
हम तो पहले हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है वो गांव से ही शुरुआत हुई जी। और गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जो आज भी मौजूद है, जी। अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला। हम्म। अभी वो फर्श हो गया, लेकिन हम लोगों को याद है तब खिड़की भी उसमें नहीं थी, किसी तरह से दीवारें गांव के लोगों ने सहयोग करके खड़ा किया था। जी। और हम लोग घर से बोरा लेके जाते थे, उसी में बैठते थे और पढ़ाई होती थी। गर्मी के दिनों में आगे एक सामने बगीचा है, उसी बगीचे में बैठ के मास्टर साहब लोग हम लोगों को पढ़ाते थे। तो वहीं से 5वीं तक की पढ़ाई हुई। ये फारी पुल क्या होता है ये हम लोगों को उसमें कभी नहीं बताया गया। अच्छा। हाँ। 6वीं में हम बाबा राघव दास कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज भाटपारानी गए। अच्छा। और इंटरमीडिएट की शिक्षा इधर से करते हुए उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हम वहाँ से पूरा किए। स्नातकोत्तर समाज शास्त्र से कानपुर विश्वविद्यालय से हमारा कंप्लीट हुआ और बीच में तमाम जो सफ़र हैं वो इस तरह से चलते रहे। सर, आप इतने बड़े विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, तो क्या आप छात्र संघ के चुनाव लड़े हैं या फिर इसके हिस्सा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हिस्सा रहे। हम लोग तो शुरू से ही छात्र राजनीति के हिस्सा रहे और तमाम छात्र आंदोलनों में बड़े लड़ाइयाँ भी हुई और बहुत ही एक छोटी उम्र में 1993 में पहली बार एक संघर्ष में जेल जाना भी पड़ा। देवरिया जेल में हम लोग 2-3 दिन रहे जब गिरफ्तारी हुई। और ये सब चीज़ें चलती रही। छात्र संघ का चुनाव हम भले न लड़े, लेकिन तमाम मित्रों दोस्तों के साथ लड़ाई जारी रही। और जब दमनकारी सरकारों ने, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आईं और जब उन लोगों ने चुनावों पे प्रतिबंध लगाने की, रोकने की कोशिश की, तो छात्र संघर्ष मोर्चा बना। उसमें हम लोग, उसका मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष था और हम लोग लखनऊ में और तमाम देश के विश्वविद्यालयों में घूमते भी रहे। लखनऊ में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और मुझे याद है कि उसके बाद से पुनः छात्र संघ के चुनाव यूपी में उसकी एक शुरुआत हुई थी जी। तो इन आंदोलनों से तो हम लोग लगातार जुड़े रहे हैं। सर, छात्र चुनाव को राजनीति की नर्सरी के रूप में देखा जाता है जी, लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में छात्र चुनाव बंद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये दुनिया का जो पूंजीवादी तंत्र है जी, उस पूंजीवादी तंत्र का ये एक तरह से ये कुत्सित चेहरा है। भारत के अंदर छात्र राजनीति को दबाने की जो नई पौध आती है, जहाँ से इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब युवा सोचता है और वो कुछ करने की सोचता है और तमाम सवालों को लेकर लड़ता है, वहीं से उसको ख़त्म करने की एक कोशिश की गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, मैं देखता हूं कि तमाम ऐसे राशन माफिया हैं, तमाम अपराधी किस्म के लोग हैं, तमाम लुटेरे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, सालों साल सरकारी व्यवस्थाओं को लूटते हैं, अधिकारियों से मिलके, सरकारी गठजोड़ों से मिलके, और साल में एक बार कभी 10 कंबल बांट देते हैं। जिले के अखबार लिखते हैं कि जिले के वरिष्ठ समाज सेवी ने कंबल बांटा, लेकिन एक जो बड़ी लूट करते हैं उसको नहीं दर्शाया जाता है। और वो लोग भारतीय राजनीति में आ रहे हैं, भारतीय राजनीति के चेहरे को, भारतीय राजनीति की बुनियाद को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक बड़ी साजिश है और मैं मानता हूं कि साजिश के तहत ये चुनाव रोके गए और ये चुनाव होने चाहिए। इसके में हम हमेशा पक्षधर रहे हैं, हमधर हैं, और जो ये चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। मौजूदा समय में जब हम देखते हैं कि शासन का चुनाव जब बंद हो गया है तो युवा एक बड़ी संख्या में राजनीति से अपने आप को दूर कर रहे हैं जी। तो सर, फिर से युवाओं को राजनीति से जोड़ना हो तो कैसा प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, जमीनी स्तर पर काम होने चाहिए। बिल्कुल। लोगों के बीचों में संवाद होना चाहिए, गांवों में, मोहल्लों में, कस्बों में गोष्ठियां होनी चाहिए। देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में एक तरह से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों में और केंद्र में है। बार बार सवाल आने के पीछे कारण यह है कि जो सत्ता में है उससे ही आप सवाल करेंगे। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं कि हर महीने में 3 दिन काली जी की यात्रा निकाल दे रहे हैं, तो कभी कांवड़ यात्रा निकाल दे रहा है। तो देश के युवाओं को, उनके दिमाग को, उनके मन को कैसे घेरा जाए। गोलवलकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आप पढ़ेंगे, कि पिछड़े दलितों और इन तमाम लोगों को इनकी बस्तियों के पास शराब की दुकानें खोली जाए और इनको ऐसे धार्मिक आडंबरों में घुमाया जाए कि ये उसी में घूम कर रह जाए। और ये पूरी एक तरह से उस तरह से कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने उस मिशन पे काम कर रही है। युवाओं को भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, लेकिन हम सभी डट के खड़े हैं, लड़ रहे हैं और हमें यकीन है कि इस देश के युवाओं को हम लोग वास्तविक धारा की तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे। बिल्कुल।
सर, जब मैं आपका पॉडकास्ट करने वाला था उससे पहले मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, तो बड़ी संख्या में युवाओं ने हमसे यही कहा था कि भाजपा ने तो चुनाव बंद करवा दिया शासन का। अब आप केशव व्यास जरूर पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी शासन चुनाव करके क्या प्रयास कर रही है, क्या फिर सरकार बनती है कांग्रेस की या सपा के जो गठबंधन है तो शासन चुनाव शुरू होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल चुनाव शुरू होंगे। छात्र संघ के चुनाव जैसे ही हम लोगों की सरकार आएगी होगी। देश के बहुत सारे राज्यों में हो भी रहे हैं। हमारा जो छात्र संघ का हमारा जो छात्रों का मोर्चा NSY, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, लगातार विश्वविद्यालयों में इस देश के छात्रों के बीच में संघर्ष कर रहा है। इस देश में कुलपति विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो मनमानी कर रहे हैं और जो संघ की पूरी एक संघ की जो नफरतवादी सोच है जो स्थापित करने की, गोबर फैलाने की और गोबर से लेसाई करने की, पढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, NSY उसके खिलाफ लड़ रही है। और आपको बता दें कि जैसे ही हम लोगों की वापसी होगी इस देश में, छात्र संघ के चुनाव पुनः बहाल होंगे और कराए जाएंगे। बिल्कुल सर, आप तो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आते हैं और गांव से निकल के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सर, कैसे शुरू किया आपने इस सफर को? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये होना चाहिए जो इस देश में होता नहीं रहा है। इस देश में बड़े घराने, बड़े परिवारों, राजे महाराजाओं की एक व्यवस्था रही है जिसको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर तोड़ने की कोशिश की है। आप भविष्य में भूतकाल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो इस देश में तमाम राजशाही की जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और देश की आम जनता को लाभान्वित करने का काम किया। राहुल गांधी जी जब से पार्टी की कमान संभाले और देख रहे हैं व्यवस्था अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये तय किया कि हम इस देश के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों उनको बड़े पैमाने पर भागीदारी देंगे। कम से कम उतना तो देंगे जितनी की उनकी हिस्सेदारी है, जो उनको मिलना चाहिए। पार्टी के लिए हम संघर्ष करते रहे, पार्टी के लिए और इस देश के युवाओं के हित में काम करते रहे। इन कामों को पार्टी ने पहचाना और पहचानने के बाद सफ़र बहुत लंबा रहा। लेकिन मतलब गांव में मुझे याद है कि मैं 1995 में अपने गांव के युवक मंगल दल का चुनाव हुआ, 3 लोग अध्यक्ष के लिए लड़े और गांव के नौजवानों ने मुझे वोट दिया और मैं जीता और मैं उसका अध्यक्ष बना। और वहां से ये सफ़र शुरू हुआ। मैं चूंकि सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, मैं उस वक्त मदर टेरेसा जी से बहुत प्रभावित रहता था। तो मेरे अंदर भावना आती थी, जब मैं उनको पढ़ता था तो रहता था कि हम लोग भी कुछ मानवीय काम ऐसे करें कि दुनिया लोग माने कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। उन कार्यों ने पहचान दिलाई। देश के तमाम सामाजिक आंदोलनों से जुड़ने के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के साथ हम लोग काम करते रहे और जमीनी जो काम होने चाहिए, जो वास्तविक काम है, उससे हम लोग जुड़े रहे। उस काम को हमारी पार्टी ने पहचाना और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस पहचान को मुकाम दिया और हमको जिस तरह से हम सभी नौजवान मिल के काम कर रहे थे, उन्होंने ये मौका दिया और हम उस सफर तक पहुंचे। सर, राजनीति में आने की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? कहाँ से मन में आया कि अब हमें राजनीति में जाना चाहिए? आप तो समाज सेवा काम कर रहे थे। देखिए, समय समय पे मैं बता रहा था आपसे ना कि 1993 में एक मतलब सामाजिक राजनीतिक समस्या को लेके बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, मैं भी उसमें गिरफ्तार रहा और देवरिया जेल में रहा। यादव होने के नाते मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खोज के उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राष्ट्रपति शासन था और सबको ये मान के कि भाई ये सब लोग किसी पार्टी विशेष से जुड़े होंगे, तो मेरी उम्र बहुत कम थी और हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम लोग 3 दिन देवरिया जेल में रहे, काम सामाजिक करते रहे। जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उसके पहले भी हम राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े रहे। मैं जानता था कि देश में सामाजिक आंदोलन, राजनीति की जो धारा है वो 2 तरह की होती है। एक परिवर्तन की राजनीति है और एक संसदीय राजनीति है। परिवर्तन की राजनीति जो है वो हमेशा से आवाज़ उठाती है खड़ा होके कि भाई ये जनता के अधिकार हैं, ये आवश्यकताएं हैं, ये दैनिक चीज़ें उनकी चीज़ें हैं और ये होना चाहिए। संसदीय जो राजनीति है वो देश की व्यवस्थाओं को चलाते हुए देश की जनता के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करने का प्रयास करती हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जो जनता के विपरीत सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जो वर्तमान सरकारें कर रही है इसमें भाजपा की। कांग्रेस पार्टी लगातार इन चीज़ों पे हमेशा आप देखेंगे तो देश में तमाम जनपक्षी बदलावों के लिए काम करती रही। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
मैं एक यात्रा निकाला था, कुछ और भी साथी हमारे उसमें जुड़े हुए थे। 2002 में सत्येंद्र दुबे नाम के एक आईटी पेशेवर थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में महाप्रबंधक थे। उनकी हत्या कर दी गई भ्रष्टाचार का मामला जब उन्होंने उजागर किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सरकारें लगातार उस पर लीपापोती कर रही, भारतीय जनता पार्टी की कर रही थी। तो उस हत्याकांड के खिलाफ चूंकि आईआईटी कानपुर से वो पढ़े थे और गया में उनकी हत्या हुई थी, तो 1600 किलोमीटर की एक मैं साइकिल यात्रा निकाला था आईआईटी कानपुर से गया बिहार तक। 29 दिन हम साइकिल चलाते रहे, सैकड़ों नौजवान थे इस देश के हमारे साथ आए थे और उस पर हम भारतीय जनता पार्टी के जितने काले कारनामे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो लूट मचाए हुए थे इस देश में, दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां भारत में आए बगैर चारों स्वर्णिम चतुर्भुज का ठेका ली थी और यहाँ के सेमी कंट्रैक्टरों को देख लूट मची हुई थी और उसको उजागर किए, उनकी हत्या हुई। तो उस पर हम लोग लड़ते रहे। उसके बाद 2004 में इनकी विदाई हुई और कांग्रेस की वापसी हुई। कांग्रेस की जब सरकार आई तो उसने राइट टू एजुकेशन, राइट टू ये एम्प्लॉयमेंट में आप आ जाइए, मनरेगा दुनिया का अद्भुत कानून है। पूरे विश्व में एक देश है दक्षिण अफ्रीका जो अपने देश के नागरिकों को सबको आवास देने की गारंटी देता है। पूरी दुनिया में अकेला एक देश है भारत जो सबको रोजगार की गारंटी देता है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ भारत में और ये कांग्रेस पार्टी ने किया। बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया, जिसको अभी ये भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है। आप समझिए कि बच्चों को फ्री में ड्रेस, उनको दोपहर में मिड डे मील, उसके बाद कापी किताब बस्ता जूते सारी व्यवस्था, घर में खाने के लिए राशन की जो व्यवस्था की शुरुआत हुई कांग्रेस ने किया। कपड़ा धोने के लिए उनको फेलोशिप दे रही थी। आज उनकी पिछड़ों और दलितों की फेलोशिप को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक रही है। तो ऐसे तमाम महिलाओं के हक में जो कानून बने, आदिवासियों के लिए जो वन अधिकार कानून बना, ऐतिहासिक कानून बना, मतलब ऐसे कई दर्जनों कानून बने जो लंबा हो जाएगा बताने में, जो इस देश के हित में, इस देश की जनता के लिए हित में बने। इन तमाम आंदोलनों से मैं जुड़ा रहा। मनरेगा कानून बने, इसके लिए एक देशव्यापी यात्रा निकली, मैं उसमें चल रहा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून जो सूचना का अधिकार, मैं मुख्यतः उसी का कार्य करता रहा हूँ, उस पर लड़ता रहा हूँ कि देश की जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो जब ये सारे कानून कांग्रेस ने दिया तो हमारे अंदर एक भाव बना कि जब कांग्रेस इतना बेहतर कर रही है इस देश के लिए, जो हम जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, तो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ हम लोग जुड़े। उसी वक्त पुणे में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने नौजवानों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने आह्वान किया कि मैं चाहता हूं कि देश के युवा हमसे जुड़े, आए, लीडर बने और लीडर चुने खुद। तो उस बात के बाद और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति में, तब तक हम अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के हिस्से थे, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में हम शुरुआत की, ये हमारा सफर रहा। सर, अभी आप कांग्रेस के इतने ढेर सारे कामों को गिना दिए जी। काम और कांग्रेस ने वास्तव में किया है जी, तो उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ आए दिन गिरते क्यों जा रहा है? नहीं, कांग्रेस का ग्राफ कहीं नहीं गिर रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है कि जब किसानों के हक में कांग्रेस ने कानून बनाया और जो बड़ी कंपनियां हैं जो देश को लूट रही थी, किसानों को सदियों से लूट रही थी, उसके बाद उन कंपनियों में खलबली मची कि ये तो राहुल गांधी गरीबों को, किसानों को लाभ दिले जा रहा है। मनमोहन सिंह जी गरीबों के हक में फैसले ले रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी डट के खड़ी है कि नहीं, इस देश की आम जनता को उनका हक मिलना चाहिए और कांग्रेस उसके लिए लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता खड़े हैं। तो उन्होंने एक बवंडर रचा। बवंडर के रूप में इस देश में जगह जगह तमाम तरह के आंदोलन खड़े करने की कोशिश की गई और संघ परिवार से जुड़ा एक फाउंडेशन, एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, विवेकानंद फाउंडेशन है जो कन्याकुमारी में है। वहाँ से रचना की जा रही थी कि कैसे इस देश के लोगों के दिमाग में नफरत की चीज़ें भरी जाए। मीडिया को पूरा मैनेज किया गया और मैनेज करने के बाद एक जगह से रामदेव को निकाला गया। रामदेवुआ पूरे देश में घूम घूम के कहता था कि नौजवानों बताओ, तुमको 80 रुपया लीटर वाला पेट्रोल डीजल चाहिए कि 35 रुपया वाला चाहिए? तो देश के नौजवानों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ही तो 30 रुपये में डीजल पेट्रोल दे देगा। रामदेव घूम घूम कहता था कि मैंने एक आंकड़ा जोड़ा है कि विदेशों में इतना काला धन जमा है, आ जाएगा तो हर परिवार को 12 लाख, हर गांव को उसने बताया, नहीं, हर गांव को 12-12 करोड़ रुपए मिलेंगे और टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे इस देश में, सब कुछ फ्री हो जाएगा इस देश में, ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, इस देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये संत आदमी है, दाढ़ी बढ़ाया हुआ है। जी, ये उन्होंने तो काम तो किया, उन्होंने योग दिया, स्वदेशी का सब चीजें शुरू किया। अच्छा ये बताइए, दुनिया की एक कंपनी का नाम बताइए जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बंद किए गए हों, जो रामदेव से ज्यादा रामदेव की जो कंपनी उससे ज्यादा प्रोडक्ट बंद किए गए हों। तो ये स्वदेशी है कि लूट देसी है ये आदमी? ये इतना बड़ा, ये रामदेव नहीं, ये लाला देव है, इतना बड़ा ये लुटेरा आदमी है। पूरी दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बंद किए गए, उस कंपनी का नाम है, जिसके मालिक हैं और जिस ट्रस्ट के मालिक हैं रामदेव। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखिए कि कितना ये माफी मांग रहे हैं, जितना झूठ बोल रहे हैं। योग इनके बाबूजी की देन थोड़ी है, योग पतंजलि जी और उनसे भी पहले सदियों से इस देश में होता रहा है। मैं खुद एक योगी परिवार का हूं, मेरी 8वीं पीढ़ी में मेरे परदादा बहुत बड़े योगी और तपस्वी रहे, ये कोई कहने की बात नहीं है। मेरे बाबा दुनिया के अभिजीत पहलवान रहे, अपने जीवन काल में कभी किसी ने उनको पटक नहीं पाया। तो हम लोग तो खुद एक योगी परिवार के हैं। देवराहा बाबा के हमारे परिवार शिष्य रहे हैं। देवराहा बाबा बड़ी भीड़ में कहते थे कि ये ले जाओ प्रसाद, इतना दे देना उसको, वो भी एक बहुत बड़ा योगी है बाबा को हमारे। तो ये लोग योग क्या सिखाएंगे? सवाल बात उसका नहीं है। रामदेव ने जो कहा उस पर क्यों नहीं इस देश की मीडिया उससे सवाल पूछती है? और 2 पत्रकारों ने इस देश में सिर पूछा है और दोनों को अगले ही दिन उनके चैनलों से निकाल दिया गया। तो ये सवाल है इस देश में। अन्ना हजारे कहीं से चले गए? अन्ना हजारे को क्यों नहीं अन्ना हजारे आज आके सवाल करते हैं? क्यों नहीं अन्ना हजारे पूछते अरविंद केजरीवाल से कि तुमने जो लोकपाल का वादा किया था क्यों नहीं बनाया कानून? क्यों नहीं दिल्ली में बना रहे हो, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं बनाए? तो ये एक बवंडर बनाया गया, संघ परिवार ने एक बवंडर बनाया कांग्रेस के खिलाफ। और लोगों को लगा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। अब हमारे गांव में एक हैं, उनके 7 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। अब वो जोड़ लिए पूरा हिसाब, वो कहे कि अरे बाप रे, तो कई करोड़ मिल जाएगा। कह रहे थे हमसे केशव बाबू अब समझ जा कि इतना ज़्यादा पैसा मिलने जा रहा है कि अब तो हमको कुछ करने की ज़रूरतें नहीं है। अब रोज गरियाते हैं, कहते हैं कि अरे तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला भाई, इतना झूठा तो कोई दुनिया में होगा नहीं। तो ये चीज़ें बवंडर बनाया गया और आज भी मीडिया के ही द्वारा ये पूरी दुकान चलाई जा रही है। जिस तरह से तो आप हिमाचल प्रदेश में उनको हम लोग हरा के आए, कर्नाटक में उनको हम लोग हरा के आए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उन लोगों को हम लोग हराए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए, अरुणाचल में हम लोग जीते हुए थे, जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं। मणिपुर हम लोग जीते हुए थे, जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं। मेघालय में जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं। त्रिपुरा में हमारे लोगों को तोड़ के जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं। मिजोरम में चले जाइए, वही स्थिति है। उसके बाद दक्षिण भारत के आप राज्यों में देख लीजिए कहाँ वो दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 70 करोड़ की जो लूट है वो आप देख लीजिए। 70 करोड़ का है, 70 लाख वोटर फर्जी जो इन लोगों ने तैयार किए हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन जवाब दे, आप जोड़ लीजिए ना कि अगर 50,000 वोटर एक असेंबली में आप बढ़ा देते हैं तो 140 असेंबली होती है, तो कितनी बड़ी लूट है। तो इस लूट से इनकी दुकान चल रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं कम नहीं है और थोड़ी सी चीजें रह गई, नहीं तो लोकसभा चुनाव में तो इनका सुबड़ा साफ कर दिया गया था। आज हमारी सरकार होती, लेकिन हम देश की जनता हमारे साथ है, पुनः लोग हमारे साथ तेजी से आ रहे हैं और आप देखिएगा आने वाले चुनावों में इनको हर जगह हम लोग पटकन नहीं देंगे। बिल्कुल सर, आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अभी आपने इतने राज्यों को गिनाया अभी कि सरकारें आपके इन राज्यों में भी चढ़ भी रही हैं। तो सर आप जब इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सरकारें चढ़ भी रही हैं, फिर भाजपा रानी विधानसभा चुनाव में जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा तो भाजपा रानी की जनता ने क्या आपको नकार दिया या फिर आप उन जनता से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाए? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा नहीं। ना हम जनता को नकारने का आरोप लगाएंगे और ना हम ये कहेंगे कि हम जनता से जुड़े नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया था, उसके खिलाफ एक लड़ाई थी। तो उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में देखेंगे तो एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर धार्मिक अंधता पैदा करके भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो रहेगी तो धर्म और चीज़ें बनी रहेंगी। तो एक वर्ग उसके साथ खड़ा रहा। एक ऐसा वर्ग है जिसका ये कहना था कि हम हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब वोट का असली जब वक्त आता है, 1 दिन 2 दिन चुनाव रह जाते हैं, तो लोगों के अंदर ये मूल्यांकन की बातें शुरू होती हैं कि भाई
हम लड़ाई को क्या रूप देंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी जाति और धार्मिक उन्माद को लेके या जाति संगठन को लेके काम नहीं करती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो पोलराइजेशन हुआ, वर्ग दो जगह बट गया। उनको ये लगा कि समाजवादी पार्टी अभी बाकी दलों से यहाँ मजबूत दिख रही है यूपी में, उस वक्त जब पिछले चुनाव की बात है। तो एक तरफ वो जो वर्ग था वो चला गया। कुछ लोग तो हमसे सामने कहे कि भैया बुरा मत मानिएगा, हटिएगा नहीं, अगली बार इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन इस बार योगी के कुशासन को ख़त्म करना है। और एक ऐसा वर्ग था जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था। तो ये दोनों वर्गीय संघर्ष में हम लोगों का एक राजनीतिक नुकसान हुआ, इसको हम मानने को तैयार हैं। लेकिन हम लगातार जनता के बीच में उसी तौर तरीके से और उसी दिलगी के साथ लगे हुए हैं। जनता का प्यार और स्नेह बना हुआ है। पुनः लड़ेंगे और उनका भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, कांग्रेस के बतौर यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस दौरान क्या आपने युवाओं के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, पूरे देश में हम आपको बताएं कि एक हम युवा क्रांति यात्रा लेके चले थे कन्याकुमारी धनुषकोटी से, जहाँ से जो भारत की अंतिम सीमा है, मतलब समुद्र के एकदम एक तरह से बीचों बीच कह सकते हैं, 22 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जो रास्ता है। और पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने रफाइल में एक बहुत बड़ा स्कीम किया था उस समय, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसको हम लोग देश की जनता के सामने उजागर करने का काम किए। देश के नौजवानों के रोजगार के सवाल पर राजनाथ सिंह जी तब गृह मंत्री थे और तमाम केंद्रीय विभागों की परीक्षाएं कराई गई थी और वो रिजल्ट आज तक अभी नहीं निकाले गए और देश के युवा लड़ रहे थे। तब जंतर मंतर हम लोग लगातार लड़े, लाठियां खाए, जेल गए। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। उसमें से कुछ मामलों में सफलता मिली और बहुत सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को आज तक हल नहीं की। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत बचाओ आंदोलन का एक हम बहुत बड़ा कैंपेन चलाए इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी कैसे रोजगार खत्म कर रही है। भारत जनसंख्या प्रधान देश है। हम भारत की तुलना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी से नहीं कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी काम के आधार पर बनानी होगी। बिल्कुल, श्रम को कैसे हम मान्यता दें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को हम लाभान्वित करें, हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो उस तरह से बननी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमसे क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है पर जनसंख्या में 12 गुना छोटा है। अमेरिका हमसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है पर जनसंख्या में हमसे बहुत पीछे है। तो हम उसके मॉडल पे जाएंगे तो हम भारत को विकसित देश नहीं बना सकते हैं। भारत में जब हम लोगों को रोजगार देंगे तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर तब बदलाव आएगा। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, पटना से लेके कलकत्ता से लेके लखनऊ के बीच में, ये दुनिया के सबसे बड़ी मानव मंडी का एक इलाका है, आप कह सकते हैं। इस इलाके की आप आर्थिक सर्वे कर लीजिए, दुनिया का डाटा पढ़ लीजिए, डाटा का युग चल रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था ही चल रही है। जो भारत के श्रमिक दुनिया के देशों में गए हैं, वहाँ से जो पैसे ला रहे हैं, उसी से यहाँ की इकोनॉमी इस लेवल पर पहुँची हुई है। ये देन है मनमोहन सिंह जी की। उन्होंने जो नीतियाँ बनाई दुनिया के ये लोग क्या किए, इन्होंने एक नियम ये बनाया कि हमारे देश का श्रमिक, एक आंकड़ा बता रहा है, एक उदाहरण दे रहा है, मतलब वो करेक्ट बात नहीं है, कि 1200 रुपये से कम पे दुबई में काम करने नहीं जाएगा। दुबई की कंपनी को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से 700 रुपये पे श्रमिक मिल रहा है। तो भारत के श्रमिक को 1200 पर क्यों बुलाएगा? तो ये भारत के श्रमिकों को कैसे गरीबी में ढेला जाए, जान के नहीं रोक सकते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से घुमा के रोके हैं कि हम ऐसा मानक बना देंगे, भारत के श्रमिकों को नहीं बुलाया जाएगा। फिर ये गांव में रहेंगे, हमारा गोबर काचेंगे, हमारा जूता धोएंगे, हमारे खेतों में काम करेंगे, हमारी गालियां सुनेंगे। तो इस तरीके से पीछे कर रहा है। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े और लगातार आज भी हमारे देश का जो हमारी पार्टी का युवा संगठन है वो लड़ रहा है। ये एक समस्या है इस देश में। आप देखेंगे कि इस देश में हजारों कंपनियां बंद कर दी गई। सरकार का ही एक आंकड़ा है कि देश के 4 बड़े शहर, गाजियाबाद है, दिल्ली है, अमृतसर है, अहमदाबाद है, इन तमाम शहरों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए जो वापस आए और जिनके रोजगार के कहीं साधन नहीं है। उन सवालों पर हम लोग लड़ते रहे। और यूथ के लिए जो पॉलिसी एक अलग से होनी चाहिए कि कैसे खेल कूद से लेके और इन तमाम
जो और चीज़ें हैं, अगर पढ़ाई करने के बाद नौजवान निकल के बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे रोजगार के मानक पर लाएं, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने काम किया और आज भी भारतीय युवा कांग्रेस उस पर संघर्ष कर रही है। हाँ बिल्कुल सर। सर अभी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके पीछे का सर मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी जो मुख्य वजह मानता हूं मैं, श्री राहुल गांधी जी ने जो संविधान और रोजगार का सवाल उठाया, और सिर्फ राजनीतिक भाव में नहीं कह रहा हूँ, मैं लगातार प्रदेश में और देश में पार्टी के लिए काम करता रहता हूँ। मैं कई जगह गया और नौजवानों से बातचीत किया कि ऐसा क्या रहा कि आपके बूथ पे पिछली 2 चुनाव में 3 चुनाव में हमको वोट नहीं मिले, लेकिन इस बार आप बड़े पैमाने पर हमको वोट किए। तो उनका स्पष्ट, जो नौजवान थे उनका स्पष्ट जवाब था कि सर हम लोग रोजगार के मामले में एकदम तबाह हैं, हमारी आर्थिक हालात बहुत बदतर हो गई है और हमें भरोसा है राहुल गांधी जी की बात पे। वो लगातार बोल रहे थे कि हम आएंगे और आपको रोजगार इस तरीके से देंगे, इसलिए हम लोग आपको वोट दिए। दूसरा, संविधान बचाने के लिए, संविधान को जिस तरीके से घुमा के लोग खत्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये प्रदेश के नौजवानों ने आंखों देखा, मतलब उनके सामने देखा, तो उनको एकदम ये भरोसा आ चुका है कि अगर ये रह गए तो ये संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो इस सवाल पर उनका वोट आया। तो आप देखेंगे कि उसके पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन रहने के बाद भी स्थिति इनकी खराब रही और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने इन 2 सवालों पर, जो अति पिछड़ों का भी, दलित समाज का भी और बहुसंख्यक समाज में एक बड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जानता है कि अगर इस देश की इकोनॉमी को सुधारा नहीं गया तो बहुत बुरी तबाही आने वाली है, उन सब ने राहुल गांधी की उस बात पे भरोसा किया और समर्थन किया। अखिलेश यादव जी साथ में मिलकर लड़े। अखिलेश यादव जी भी टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ों को सही तरीके से किए, और जो पीडीए की उन्होंने बात की, जो बात दलित पिछड़े जाति जनगणना की बात राहुल गांधी जी उठाए, ठीक उसी तरीके से उन्होंने पीडीए की बात की। तो पीडीए की बात की और पीडीए के लोगों को जब उन्होंने मौका दिया तो पीडीए के लोगों में एक भरोसा जगा कि नहीं, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और हम लाभान्वित होंगे। तो दोनों दलों के इस मिक्सअप गठबंधन ने, इस मिक्सअप मूवमेंट ने, जो संयुक्त रूप से भी कुछ लड़ाइयाँ जो बनाई गई, उन लड़ाइयों का संयुक्त परिणाम रहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इतनी बड़े स्तर पर सीटें आई। जी सर, आपका कहना है कि चुनाव में कांग्रेस का एक बड़ा सहयोग रहा। जी। तो सर इस बार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन भी है। हाँ। और इस गठबंधन में विधानसभा चुनाव अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है भाजपा विधानसभा से, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारी तैयारी है। मैं मैदान में हूँ, मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, टिकट मांग भी रहा हूँ और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जी सर, अगर जनता आपको चुनाव जिताती है, आप पे विश्वास करती है, तो 5 कौन से बड़े काम आप इस विधानसभा में करेंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं? देखिए, हमारी विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम भाटपरानी कस्बा है और हेडक्वार्टर है, यहीं से शुरुआत करें। मैं पिछले चुनाव में बहुत तेजी से इस बात को उठाया था कि पूरी दुनिया की एकमात्र नगर पंचायत है भाटपरानी, जहां आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद आज तक एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं था, जहां हजार नहीं लाखों में महिलाएं और लड़कियां रोज पढ़ने आती हैं, बाजार करने आती हैं, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं था। नहर नहीं है, पानी निकासी की भाटपरानी में कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं लगातार अपने मिशनों में, अपने भाषणों में, अपने प्रचारों में इस बात को उठाता रहा। हाल फिलहाल थोड़े से प्रगति इस पे कुछ काम हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी प्रगति की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जिस तरह से भ्रष्टाचार उसमें मचा हुआ है, एक भी नाली और एक भी चीज़ें आप सही नहीं देख सकते। तो इसमें ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे युग में जब दुनिया में हम इतने विकास कर रहे हैं और आपको मालूम है कि अगर हमारे पास टॉयलेट नहीं है तो वो बीमारी का सबसे बड़ा एक कारण बनता है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कैसे भाटपरानी को इस मॉडल पे लाया जाए, एक बेहतर व्यवस्था भाटपरानी में बनाई जाए, ये प्रथम कोशिश होगी। दूसरी बात कि भाटपरानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं है, इतनी बड़ी आबादी का इलाका है। नहीं, इस बार तो बन रहा है ना सर? कहाँ बन रहा है? भाटपरानी में जो स्वास्थ्य केंद्र था उसको 30 बेड का कर दिया गया। वो कहा जा रहा है जब बन जाए और स्थापित हो जाए। आप समझिए कि आजादी के समय जब इस देश में लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश के सभी ब्लॉकों में
कुछ महीनों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए, सब जगह पानी टंकियां लगा दी गई, सभी डॉक्टर नर्सेज कर्मचारी के रहने के लिए शानदार आवास बनाए गए और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चल रही थी। और हर मेडिकल अफसर के लिए जो पीएचसी पे था उसके लिए 4 व्हीलर गाड़ी की व्यवस्था थी। 1989 में यूपी से जब कांग्रेस चुनाव हारी, उसके बाद देखिए वो जीप कहाँ गए, वो हॉस्पिटल कहाँ गए, उनकी क्या बदतर स्थिति बनी हुई है। तो अब भाजपा रानी के जो नेता रहे, अगर भाजपा रानी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उसने उन लोगों ने क्या किया कि अपने निजी हितों को ज्यादा प्रश्रय दिया। अपने विधायक रहे और अपने स्कूल के लिए करोड़ों करोड़ रुपया फंड दे दिए। विधायक फंड देता है और प्रबंधक विधायक जो है वो फंड ले लेता है, तो निजी हितों में बांट दिया गया इन पैसों को। जितने भी विधायक रहे उसमें अगर बहुत ईमानदारी से बात किया जाए, और मैं उस तरह की व्यक्ति हूं, मैं बहुत साफ गोई से बात करता हूं, तो उसमें एक श्री स्वर्गीय जोगिंदर सिंह सिंगर जी थे, जो थोड़ा बहुत उन गांवों में कुछ सड़क बनाने का, कुछ बिजली ले जाने का काम किए, जिन गांवों को बाकी नेताओं ने अपने विद्वेष में एकदम से किनारे कर रखा था। नहीं तो नेताओं ने यहाँ को वो पिछड़ेपन में डाला। अब आप देखिए कि भाटपा रानी में एक ITI बनने की बात आई थी, उस ITI को शुरू हुआ, वो ITI के अभी तक बना नहीं है। वो ITI ले जाके कहाँ डाला गया, कैसे कोई लड़की, मैं गया हूँ उस ITI केंद्र पर, इस भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडा राज में कैसे कोई लड़की वहां उस अंदर अरे एकदम जंगल में वो झरही के किनारे बना हुआ। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी आई है, विधायक तो अभी बने हैं, इससे पहले तो भाजपा था नहीं, तो फिर इसमें तो अन्य पार्टी भी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बनाने उस समय समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थे। बिल्कुल। तो इन लोगों का मतलब नहीं रहा है भाटपा रानी के विकास से। इनका मतलब ये रहा है कि मेरा स्कूल कैसे ठीक हो, मेरे पंप कैसे लगे, तालाबों में कब्जा कैसे हो, मछली कैसे मारा जाए, निजी हित कैसे सर्वोपरि रहे, ये इनकी प्राथमिकता रही। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए हैं उनकी कमीशन बाजी का हालत ये है कि सड़कें कैसे टूटी रहे, कितना पैसा ले लिया जाए, सड़कें 2 नंबर की बने। अभी ये नेशनल हाईवे बन रहा है, 4 बार मैंने ट्वीट किया है गडकरी को और जो IAS अफसर है, जो चेयरमैन है इसके, एक बार भी कुछ करने को तैयार नहीं है सब। मतलब ऐसे कहीं नेशनल हाईवे बनता है कि एक पुल को 2 बार बना रहे हैं सब, 2 पार्ट में रोड बन गया, फिर उसी में तोड़ के 2 फीट और बढ़ा के बना रहे हैं सब। इतने बुरे हालात में बन रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों ने जो बिगाड़ा वो बिगाड़ा। आज ये लोग जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये तो तबाही मचा रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सवाल कर रहे हैं, ये आए थे कह के ना कि हम इस देश को बदलेंगे, हम धारा बदल देंगे, हम सोने की चिड़िया बना देंगे। तो इन लोगों का ये हाल है, चाहे यहाँ जो सांसद रहे, चाहे विधायक रहे। आप सलेमपुर में पानी की टंकी है, देख लीजिए, भाटपा रानी में पानी की टंकी है। भाटपा रानी में पानी की टंकी बने कई दशक हो गए, आज तक पानी की सप्लाई नहीं है नगर पंचायत में। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे, चाहे पूर्व में रहे और चाहे जो लोग वर्तमान में हैं, उन लोगों ने भाटपा रानी को तबाही के दलदल में ढकेला है। तो आपने जो सवाल किया था उसमें दो जवाब जो भी बताया, सिर्फ भाटपा रानी नगर को मुख्य केंद्र में रख के बता रहे हैं, बाकी विधानसभा तो 200 गाँव का विधानसभा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं वही कहा ना कि अभी तो 2 जवाब दिया हूँ, आपने 5 बातें कही ना, तो बाकी 3 बातों पर मैं आ रहा हूँ। आप झरही के इलाके हैं, तमाम कटान के क्षेत्र है, नदी से छाड़न के इलाके हैं। अगर हम इसमें चाहें उन छाड़न को सही तरीके से ग्राम विकास विभाग से बात करके और उस पर अगर अच्छे काम कराए जाएं, अगर पानी की व्यवस्था कराई जाए, तो इस विधानसभा में आने वाले वो समस्त मछुआरों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और मछली उत्पादन का एक बड़ा केंद्र हम डेवलप कर सकते हैं भाटपा रानी को। जितने बीच बीच में बड़े बड़े झरही और नाले हैं, उनसे अवैध कब्जे हटा के अगर उस पर काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा केंद्र डेवलप हो सकता है मछली पालन का। दूसरी बात आपको बताएं कि रोजगार परक शिक्षा की बात हमारी पार्टी कर रही है। मेरे भी दिमाग में वो बातें हैं कि अगर टमाटर एक किसान यहाँ उत्पादन कर रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल में जब उसका उत्पादन होता है तो हमें याद है कि 8 रुपया 10 रुपया 5 रुपया टमाटर हो जाता है, और वही जब खत्म होता है तो आज 100 रुपया 80 रुपया हम खरीद रहे हैं। तो क्यों नहीं हम उसके लिए स्टोरेज यहाँ बनाएं। अगर हम स्टोरेज बनवाते हैं उसके लिए, तो यहाँ का जो किसान है, बंगरा में हल्दी उद्योग के लिए तमाम नेता आए चले गए, कहानियां इतनी बनाई गई कि हम हल्दी उद्योग स्थापित करेंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हल्दी को केवल स्टोर करने की व्यवस्था हो तो उस हमारे किसान को बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार मिलेगा। एक चीनी मिल है जो प्रतापपुर में, जो किसी तरह से जर्जर स्थिति में चलता है,
अगर हम प्रोत्साहित करें अपने किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए, तो आप समझिए कि जैसे जैसे गन्ना उत्पादन बढ़ेगा मिल ज़्यादा चलेगा, पेमेंट अगर सही से करवाया जाए तो फिर गन्ना उत्पादन से भी किसानों का एक लाभ होगा। पहले कोई गोईठा बेचता था, कोई भौरी चोखा बेचता था, किसान गन्ना देता था। कितनी कारगर बात थी आप समझिए कांग्रेस के शासन में कि किसान अपनी पर्ची गिरवी रख के महाजन के वहाँ कपड़े और शादी के गहने ले लेता था अपनी बेटी की शादी के लिए। आज वो भरोसा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि इन सरकारों ने पेमेंट ही नहीं किया। तो पुनः उन चीज़ों को, सहकारी समितियों को लूट लिया गया। तो कैसे सहकारी समितियों को खड़ा किया जाए, ये तीसरा मेरा जवाब था। चौथा मेरा जवाब है कि बड़े पैमाने पर यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा उनको लूटा जा रहा है। बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, आईआईटी के लिए, आईटीआई के लिए, नर्सेज, जीएनएम, एएनएम जो ट्रेनिंग देती हैं। एक भी कोई कायदे का यहाँ पर संस्थान नहीं है गवर्नमेंट का, चाहे यूपी गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह का एक संस्थान यहाँ स्थापित हो जाए जिससे नौजवान पढ़े, उनको प्लेसमेंट मिले और उनको रोजगार मिले। पांचवा जो मेरा सवाल है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करता हूँ कि इस इलाके में बीमारी की बाढ़ है। आप चले जाइए देवरिया में तो हर मेडिकल स्टोर वाला किसी न किसी से परिचित हो गया है, लेकिन एक भी होटल वाला जो खाना खिलाता है वो किसी से परिचित नहीं है। इसलिए कि हर तीसरे दिन चौथे दिन मेडिकल स्टोर पे लोग जाते हैं दवा लेने के लिए। दवा लेते लेते वो परिचित हो गया, पर खाना खाने के लिए पैसा हो तब तो जाएं वो रेस्टोरेंटों में। आप सुबह सुबह देवरिया भाटपरानी में कहीं नाश्ते के लिए जाएंगे तो शुद्ध ब्रेकफास्ट के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैं देश में घूमा हूँ और दुनिया के बाहर भी गया हूँ। छोटे छोटे तहसीलों में भी धर्मशाला और होटल मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों की तहसीलों तक पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लॉकों की बात छोड़िए, साधन की इतनी दुर्दशा है कि ये जो तमाम सवाल है, इन तमाम सवालों पे बिना जाति और मजहब का ध्यान रखते हुए, सब सर्वांगीण और सबका कैसे विकास हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए हेल्थ का एक बड़ा सिस्टम इधर खड़ा किया जाए। सलेमपुर से लेके और पूरे भाटपरानी इस बेल्ट को पकड़े हुए, चूंकि हम लोग बिहार बॉर्डर पर आते हैं, बिहार के भी बहुत सारे मरीज यहाँ आते हैं। और इतनी भीड़ है कि सुबह लोग जाते हैं, रात रात भर रुके रहते हैं, पर्चियाँ लगाते हैं। एक दिन पर्ची लगाएंगे, अगले दिन नंबर आएगा। तो कैसे एक मेडिकल की बड़ी व्यवस्था वो की जाए कि जिस लूट से वो बचें। और इतनी बड़ी लूट है 2 नंबर की दवाओं की, कंपनियों की, तमाम जेनरिक दवाएं लिख के जो डॉक्टर कर रहे हैं, कोई इस पर न बोलने वाला है न रोकने वाला है। एक छोटा डॉक्टर आता है, चीज़ें शुरू करता है और कुछ ही वर्षों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेता है। तो ये जाता कहाँ से? इसी किसानों से, गरीबों से लूटा जा रहा है। तो कैसे उस लूट को रोका जाए, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कहेंगे तो मेरा ध्यान रहेगा कि हम करें। बिल्कुल, आप तो हमेशा से युवाओं के बीच में रहे भी हैं, और युवाओं के लिए 5 योजनाएं अगर आपको प्रमुखता से बतानी हो तो वो 5 कौन सी योजनाएं बताएंगे जो युवाओं के रोजगार के लिए या उनके बेहतर भविष्य के लिए हो सकता है? देखिए, उत्पादन से इस देश के युवाओं को जोड़ना होगा। जी हाँ, आज दुनिया में, पहले दुनिया में आबादी एक समस्या हुआ करती थी कि खाना नहीं मिल रहा है, पर दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, एक दूसरे से जुड़ गई है। तो जब दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है तो वो लोग इस देश से उस देश, उस देश से उस देश जाके काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चाइना इस समय दुनिया में बहुत आगे है। आपको बता दें, एक आंकड़ा है, वो हवाई आंकड़ा नहीं है। चाइना 50,000 से भी ज़्यादा प्रतिदिन रोजगार नया सृजित कर रहा है अपने देश के युवाओं के लिए। और भारत में 24 घंटे में मुश्किल से 450 के आसपास वो आंकड़ा है रोजगार सृजित करने का। जनसंख्या में हम दुनिया में नंबर 1 आ गए, तो 50,000 और 450 में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो भारत में उत्पादकता से इस देश के युवाओं को जोड़ना होगा, और एक जो झिझक और शर्म है उसके अंदर, उसको निकालना होगा। उनके श्रम को कैसे सम्मान मिले, बिल्कुल, उनके श्रम को कैसे सम्मान मिले और वो छोटा श्रमिक भी सम्मान के साथ इस देश में रहे, ये उनको जोड़ना होगा। तो आप देश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ पाएंगे। दूसरी बात कि इस देश के खान पान के सिस्टम में इतनी मिलावट हो गई है कि मिलावट से बीमारियों का अंबार लगा है। लोग जो कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा दवाओं में और मेडिकल स्टोरों पे दे रहे हैं। तो शुद्धता की बात कैसे लाई जाए, कैसे उनके अंदर भरोसा पैदा किया जाए कि हम सही चीज़ें उत्पादित करें, उसको बेचें और सही चीज़ें जनता तक परोसें।
तो इस विषय पर भी हम इस देश के युवाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको बताने का, जोड़ने का काम करेंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी महामारी है कि अगर आने वाले समय में इस पर रोक नहीं लगाई गई तो देश का हर परिवार हॉस्पिटलों में होगा, जो इस देश की समस्या है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि धार्मिक अंधता में इस देश के युवा जो एकदम पड़े जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, वो दारू पी लें, वो गांजा पी लें, वो दुनिया भर के नारे उल्टे लगाते हैं, सड़क जाम करते हैं, ये जो उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ के और उनको लगता है कि वो ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या से उनको कैसे निकाला जाए, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक मिशन रहता है और हमारे जैसे व्यक्ति को मौका मिले तो ज़रूर इस पे काम करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर अब लड़कियाँ पढ़ाई के तरफ उनके भाव बदल रहा है, वो चाह रही हैं कि हम पढ़ें और हमें भी बड़े अवसर मिलें। लेकिन आज भी भारत जैसे देश में, भारतीय उपमहाद्वीप की भी बात करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, बिहार की बात करेंगे, तो यहाँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अवसर बिल्कुल नगण्य के समान है। तो कैसे उनके अवसर बढ़ाए जाएं? जब तक आप बराबरी की भागीदारी नहीं करेंगे, इस देश के दो राज्य हैं जिनको सबसे खुशहाल माना जाता है, केरल और पंजाब। तो उसके पीछे कारण ये है कि केरल और पंजाब दोनों राज्यों में पुरुषों के बराबर या पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं और हर व्यवस्था को संभाल रही हैं। तो इनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए? बिल्कुल। जब तक इनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक समाज में आप बराबरी की बात नहीं कर सकते हैं। तो इनकी भागीदारी को हम लोग कैसे बढ़ाएं? ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, सामूहिकता उसमें कैसे आए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा निजी गाड़ियाँ और निजी चीज़ें इस देश में पर्यावरण के लिए एकदम बखेड़ा साबित हो रही हैं। तो उसमें सामूहिकता है, उनकी सुरक्षा बनी रहे, ये तमाम विषय हैं जिस पे काम करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी सरकार तेलंगाना में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, अन्य कई राज्यों में है। तो उन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम कर रही है, महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही हैं जिन योजनाओं से आप प्रभावित हैं, और इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन योजनाओं को लागू करेंगे? देखिए, इस पे थोड़ा सा विस्तृत में मैं बताऊंगा। हमारी राजस्थान में सरकार थी जी, हर जिले में एमआरआई मशीन लगी हुई है। सिटी स्कैन का तो पहले से था, एमआरआई भी मशीन, और फ्री में एमआरआई होता था। 25 लाख का पहले बीमा था, उसको राज्य सरकार ने बढ़ा के 50 लाख का कर दिया कि इतनी बड़ी भी बीमारी आ जाए तो उसका टोटल खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इसी मॉडल पर कर्नाटका में, हिमाचल में, तेलंगाना में हम काम कर रहे हैं। तेलंगाना में हम लोगों ने जाति जनगणना कराया और बिल्कुल जो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं बोलते हैं कि एमआरआई करना है, तो बिल्कुल एमआरआई कर दिए कि किसके घर में कितनी बकरी है, कितनी भेड़ है, अगर छत है तो एक रूम है कि 2 रूम है, झोपड़ी है तो एक झोपड़ी है कि 2 झोपड़ी है, जमीन है तो कितनी है, रोजगार के क्या साधन है, उस परिवार में एजुकेशन कितना है, उनकी आर्थिक ज़िंदगी कैसे चल रही है, उनका जो सामाजिक स्तर है उस गांव में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कैसा है। तो इतने बड़े पॉइंट पर स्क्रीनिंग की गई, एमआरआई की गई है कि एकदम से एक डाटा आया है जो देश की आंखें खोल दिया। वहीं से ये डाटा आया है कि 100% जोमेटो और तमाम इन अमेजन से लेकर तमाम इन कंपनियों में काम करने वाले जो डिलीवरी बॉय या गर्ल्स होती हैं वो टोटल ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी हैं। तो ये बताता है कि काम करने वाला जो मेहनत का काम है उसमें ये देश का पिछड़ा गरीब समाज, और ये सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। उसी तरह से कर्नाटका में हम लोग कर रहे हैं। तो हम ऐसे वर्गों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आरक्षण की सीमा को हम लोग बढ़ा के 42% कर दिए। उसके बाद इन वर्गों में पेंशन की सीमा हम बढ़ा रहे हैं। नौजवानों को जो भत्ता देना था उस पर कर रहे हैं। फिर छोटे छोटे कुटीर उद्योग कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस पर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा काम कर रही है कि जब तक इस देश में लघु कुटीर उद्योगों का आप बढ़ावा नहीं देंगे, छोटे छोटे उद्योगों से लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे और उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बेहतर काम कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री पास दिए हैं, उनके लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसके बाद एजुकेशन जो सिस्टम है, आप देखेंगे अभी एक वीडियो जो वायरल हुआ था, पूरी दुनिया में 2 ही वीडियो है, एक जापान का और एक तेलंगाना का। एक लड़की है जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती है, अकेली वही बची है, तो उस एक बच्ची के लिए वो प्राइमरी स्कूल एक अध्यापक है और खोला गया और चलाया जा रहा है, सिर्फ एक बच्ची के लिए। और यहाँ 50-50 बच्चे हैं, 100-100 बच्चे हैं, 70-70 बच्चे हैं, और ज़बरदस्ती उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। तो हमारा मॉडल वो है और इनका मॉडल ये है, ये आपके सामने है।
तो हम लोग तमाम इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे और भी बेहतर काम हैं जो लोगों के हित में, जनता के हित में किए जा रहे हैं। कृषि का जो काम है उसको कैसे मनरेगा से जोड़ के और मनरेगा से उसमें जो कृषि में जो लागत लग रही है वो भी एक बड़ी समस्या है इस समय देश में। तो कैसे मजदूरों को और उसमें जो श्रम है किसान का उसको कैसे मनरेगा से पेमेंट करके और उनको लाभान्वित किया जाए, ये काम हमारी सरकार कर रही है। उसके बाद कृषि उत्पादन को खरीदारी जो हो उसमें भी बड़ी घालमेल है इस देश में, उसमें बड़ी लेट है। एमएसपी की जो बात हो रही है, आप देखेंगे कि नियमगिरी पर्वत पर जब आदिवासी लड़ रहे थे और राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे और उनके बाद मैं भी देश का दूसरा व्यक्ति था जब वहाँ पहुँचा था, नियमगिरी पर्वत पर गया था, वेदांता जब ले रही थी उसको रोका गया। तो राहुल जी ने वहाँ कोशिश की और वहाँ नीचे आदिवासियों के लिए एक हाट की व्यवस्था की गई। उनकी हल्दी उगती थी पहाड़ों में, कोई पूछने वाला नहीं था। आज आप जाके देखिए कि बड़े व्यापारी जाते हैं उस हाट में, हल्दी, चावल, वहाँ की छोटी मोटी आयुर्वेदिक चीज़ें खरीदते हैं उनसे और उसके माध्यम से उनको रोज़गार मिला है, आज उनकी ज़िंदगी बदली है। तो इस तरह के तमाम जो छोटे मोटे काम हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जिससे आम आदमी का जनजीवन ऊपर उठे और उनकी ज़िंदगी बदले। बिल्कुल सर। सर अभी अपने पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर लगातार विरोध कर रही है, इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का मैंने जिक्र आपसे पहले किया, देश के हर राज्यों में लूटमारी की जा रही है। यूपी के चुनाव पर और हमारे वोट को लेकर आपने यहाँ जो हमसे सवाल किया था, उस सवाल में ये EVM का भी मामला है। हम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो वोट मिले उस वोटों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र कराया गया। ये एक बड़ा खेल है और इसके प्रमाण धीरे धीरे देश के कई राज्यों में मिल रहे हैं। जब महाराष्ट्र में इन लोगों की चोरी हम लोगों ने पकड़ लिया, जब ये जान गए कि अभी कुछ ये इसमें हम घालमेल नहीं कर पाएंगे, तो ये नया सिगुफा ला रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं, उसमें दिए हैं कि हम आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे लेकिन मांगने का लिखित में आपको नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने ये उसमें मानक बना दिया कि हम अधिकारी जो DO होगा, जो उसका अधिकारी बनाया गया है, वो मौखिक कहेगा आपसे, ताकि आपके पास कोई बाद में प्रमाण न रहे और मौखिक आपका नाम काट देगा। बाद में आप जब कंप्लेन करने जाएंगे तो वो कहेगा कि हम तो आपसे कहे थे, आपने दिया नहीं, तो आपके पास क्या प्रमाण होगा कि वो आप कहेंगे कि वो कहा था? प्रमाण कोई नहीं है, लिखित देगा तो आप डॉक्यूमेंट उसको दे देंगे। तो ये एक इस तरह का खेल किया जा रहा है, मौखिक कह देगा, बाद में आपका नाम काट देगा। दूसरा, जैसे आपका नाम है फूल मोहम्मद, तो वो लिख दे रहा उसमें शेख मोहम्मद। वोटिंग के दिन आप लेके जाएंगे फूल मोहम्मद का वोटर कार्ड, मतदान अधिकारी कहेगा कि नहीं आपका नाम तो इसमें शेख मोहम्मद लिखा, आप शेख मोहम्मद का कार्ड लाइए तो हम वोट कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो इस तरह का खेल हो रहा है। और क्या जरूरत पड़ गई इसी चुनाव, मतलब 6-8 महीना पहले आप इसी वोटर से जीत के आप सरकार चला रहे हो। भाई बिहार में तो ये जीते हुए हैं ना, बिहार में इनके पास 32 सीटें इनके गठबंधन में, तो फिर आखिर ये डर क्यों रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा खेल है और इस खेल को चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दलाली कर रहा है और हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपको बताएं कि ये रिटायर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन सरकार आएगी, ये जितनी बड़ी घालमेल इस देश की संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून न्याय व्यवस्था के साथ, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। लोगों के मनमानी तरीके से नाम काटे जा रहे हैं और उनके नाम हटाए जा रहे हैं, इसलिए लड़ा जा रहा है। भाई कौन किसको वोट देगा ये तो वक्त तय करेगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि कांग्रेस जीतती है, लेकिन आप जो वोट देने का अधिकार है उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? तो वोट देने का, मतदान का जो अधिकार है उसको ये उसके साथ छल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन युवाओं के सामने सबसे प्रमुख चुनौती आप क्या मानते हैं? देखिए, यूपी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इस देश में, इस प्रदेश में जाति और मजहब के नाम पे जो लड़ाई का भाव पैदा किया गया है, मेरे मानने में सबसे बड़ा वो सवाल है। और आप देखेंगे कि रोज़ वीडियो आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जाते हुए, कोई कांवड़िया किसी को मार रहा है, किसी की गाड़ी जला रहा है, कोई कांवड़िया से किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई किसी कांवड़िया को मार दे रहा है। ये जो हो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं यज्ञ के नाम पे कहीं कुछ मचा हुआ है, कहीं मंदिर बनाने के नाम पर, कहीं मस्जिद बनाने के नाम पर, कहीं तोड़ने के नाम पे, ये जो प्रदेश में हो रहा है, ये मेरे मानने में सबसे बड़ी समस्या है, मैं मानता हूँ। तो इसमें जो प्रदेश के युवाओं को जो ढकेला जा गया है और एकदम से उस दलदल में अंदर ले जाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जो वंचित किया जा रहा है,
पहली एक फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म में उलझाया गया है कि ध्यान इधर न जाए। तो वो जब फिल्म पहली हटेगी तो उनका ध्यान इस विषय पे आ जाएगा। हालांकि ये प्राथमिक ज़रूरत है, लेकिन प्राथमिक ज़रूरत वहाँ दिखा दिया गया है। तो ये दो सबसे बड़े विषय हैं। जब देश का युवा अपने रोजगार के सवाल पे लड़ेगा, अपने शिक्षा के लिए लड़ेगा, पढ़ाई के लिए, आप सर्वे कर लीजिए, गांव के गांव साफ हैं जहां लोग हाई स्कूल इंटर ठीक से नहीं पास हो पा रहे हैं, 10% 20% भी बच्चे। उसके बाद जो ऊपर की कक्षाएं हैं वो क्या करेंगे, फिर इधर उधर प्राइवेट में भाग रहे हैं, कहीं 10 दिन रहते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ज़िंदगी इसी में घूम कर रह जा रही है। तो रोज़गार तो बहुत बड़ा संकट है। ये उत्तर प्रदेश बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन धार्मिक अंधता को एक बहुत बड़ी समस्या बना के इस प्रदेश में तैयार किया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं को बचाना बहुत बड़ी जरूरत सर, है। आखिर से क्या मूल वजह हो जाता है कि युवा अपने कैरियर और रोजगार के पीछे न पड़ के धर्म की तरफ ही जाना चाहते हैं? देखिए, ये आज से बात नहीं है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता को जब आर्य लोग आए और जब नष्ट करना शुरू किए, और तब से जब वेद पुराण लिखे जाने लगे और तमाम उल्टी सीधी चीज़ें उसमें लिखी गई, रची गई, मनुस्मृति की रचना हुई, तो ये तमाम चीज़ें तब से बनाई गई। लोगों के दिमाग पे उसको एकदम अफीम के नशे की तरह से डाला गया है और लोग उस नशे में घिरे हुए हैं। तो वो नशा इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और लोग उन चीज़ों को परख भी रहे हैं। लेकिन एक वर्ग अभी भी है, वो चाहे किसी भी जाति मजहब का हो, जिसके अंदर भी अभी कार्य करने की ज़रूरत है। तो वो धार्मिक अंधता जो ये सिखा दिया गया है ना, कि लौकिक सुखों से परे पारलौकिक सुखों की जो बात की गई है कि यहाँ दोगे तो वहाँ मिलेगा, वो कहाँ है इसको कोई आज तक देख नहीं पाया। तो लोग उसमें मरे जा रहे हैं कि नहीं यहाँ दे तो वहाँ मिलेगा। तो ये जो लूट है, जैसे अभी एक भाभी ने पेशाब पिलाया एक आदमी को, यादव और दलित जान के जी। तो ये पेशाब पिलाने वाली जो इस तरह की जो भाभियाँ हैं, इन भाभियों का जो आतंक है और उनके भाइयों का जो आतंक है, उससे कैसे समाज को बचाया जाए, ये एक बड़ी लड़ाई है। और तमाम जो जैसे ये रामभद्राचार्य है जो उल्टी सीधी बातें करता है, तमाम जाति की और फालतू बातें वो आदमी करता है। ये अनिरुद्धाचार्य है, चाहे जितने ये चारे बने हुए हैं सब, ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं सब, यहाँ लोगों को दबा के मार दिया गया कुंभ में, और वो धीरेन्द्रा कहता है कि लोगों को मुक्ति मिल गई, तो धीरेन्द्रा को भी कूट के उसी में मारा जाता और उसी में नदी में उसको डुबा दिया जाए, आके वो डूब जाए और वो कह दे, अपने मन से लिख दे कि हम भी मुक्ति लेने जा रहे हैं। तो ये बातें फैलाई गई हैं, और ये जब एक लंबे समय से ये चीज़ें फैलाई गई हैं तो वक्त भी लगेगा उसको सुधारने में। चीज़ें बदल रही हैं और बदलेंगी। सर, धर्म और राजनीति के बीच की जो रेखा है बहुत पतली होती जा रही है, तो सर क्या लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर? नहीं, बिल्कुल खतरा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र जो राजनीति की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, आप सुकरात से लेके प्लेटो और अरस्तु और तमाम दुनिया के जो विचारक हुए उनको पढ़ेंगे, तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राज्य का गठन ही हुआ देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, उस प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और अधिकार देने के लिए। लेकिन आज की जो धर्मांधता वाली राजनीति है, ये कुछ लोगों तक उन हकों को मार के, लूट के सीमित करने की और बाकी लोगों को लातों से पैरों से कुचलने की एक राजनीति हो रही है। तो ये बहुत गड़बड़ है, ये देश के लिए बहुत खतरा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। धर्म अपना एक विषय है, मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने धर्माचार्य बनते हैं, इनसे ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, इनसे ज़्यादा ईश्वर को मानता हूँ, आस्थावान हूँ और इनसे ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को जानता भी हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता कि मेरा ऐसा करने से या मैं किसी को मार दूं या गाली दूं या नीचा दिखाऊं तो उससे मेरा ईश्वर खुश होगा। नहीं, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ आपको इसलिए भी रोकना चाहूँगा क्योंकि अभी थोड़े दिवस पूर्व जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, तो आपने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था उनको मर्यादा करते हुए कि ये भगवान विष्णु के 24वें अवतार है। सर, कहाँ लिखा होगा कि 24वें अवतार है और क्यों लिखा? सर के पीछे क्या वजह? नहीं, देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट पे आइए, भगवान के कॉन्सेप्ट पर। भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो दुनिया की जनता मानती है, कोई ईश्वर के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, तमाम धर्म है और सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की जब संविधान की रचना हो रही थी, तो उसमें देश के वे लोग जो सदियों से दलित थे, जो मारे गए, अपमानित किए गए,
जो अपने हक के लिए भगवान से लड़ते थे और निवेदन करते थे, पूजा करते थे कि मुझे हक दो, उनको हक नहीं मिल रहा था। कुछ हक कृष्ण भगवान दिए, कुछ हक कुछ और भगवानों ने दिया। तो लेकिन एक बहुत बड़ी अरबों में आबादी है जिनको वो हक अभी नहीं मिला था। तो बाबा साहब ने जब वो कानून संविधान को मूर्त रूप दिया तो उन लोगों को उसमें वो हक दिया। तो उनके हक देने से उनको वो हक मिला और उसमें करोड़ों लोग लाभान्वित हुए और आज भी लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। तो हम भगवान किसको मानते हैं? जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता हो, जो हमारी ज़िंदगी का ख्याल रखता हो। तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान के बाद सबसे ज़्यादा देश को, सबसे ज़्यादा जनता को लाभ देने वाले, अधिकार देने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनकी भलाई करने वाले जो भगवान हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो देश के तमाम धर्माचार्य कह रहे हैं कि सबसे अंतिम और 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में भगवान का होना है जी। तो जब मैं इस पे अध्ययन किया तो मैं पाया कि वो 24वें अवतार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए कि इतना ज़्यादा वो लाभ दे के गए हैं कि केवल उन लाभों को हम बचा के, वो अतिरिक्त लाभ नहीं है, वो मानवीय लाभ है जो व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो मानवीय लाभ दे के गए हैं, किसी का हक नहीं मारे हैं। जिसका हक लूटा जा रहा था उसको वो हक देने की बात किए हैं। इसलिए वो 24वें कल्कि अवतार के रूप में उनको मानता। मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा अब कोई फिर दूसरा भगवान। लेकिन सर उस आधार पे जब देश गुलाम था, पूरे देश के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, तो इस देश में महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकजुट किया जी। इस देश के में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए देश को तैयार किया जी। और देश को आजाद भी कराया। तो सर महात्मा गांधी को भी तो हम भगवान का अवतार मान सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, हम पूरा देश महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि से नवाजता है और पूरा देश महात्मा गांधी की पूजा करता है और मैं भी पूजा करता हूँ। महात्मा गांधी जी सर्वमान्य हम लोगों के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन लड़ाइयों में सुभाष चंद्र बोस जी के भी योगदान को आप कम नहीं कर सकते हैं। उन लड़ाइयों में चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनकी भी योगदान को कम नहीं कर सकते हैं, चाहे नेहरू जी के योगदान को, या तमाम मनीषी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। भगत सिंह ने जो किताब लिखी है उनकी किताब को पढ़िएगा। उस समय उन्होंने लिखा है कि दुनिया की और भारत की बाजार व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सबका कुछ न कुछ योगदान रहा और सब अलग अलग तरीके से लड़े। लेकिन वो लड़ाई इस देश में आज़ादी की लड़ाई थी। एक ऐसे शासन से इस देश को मुक्ति दिलाने की लड़ाई थी। उस शासन में इस देश के लोगों के लिए सिर्फ मजदूरी की एक बात थी। तो वो लड़ाई एक व्यापक रूप थी और आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन अगर इस देश की जनता की जो वास्तविक आज़ादी की बात है, जिसकी बात महात्मा गांधी जी भी करते थे, लेकिन उन बातों को संविधान सभा में लड़ के शामिल कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस योगदान को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है, हम मानते हैं ऐसा। और उनके योगदान की ये देन है कि गांव में जो लोग आज भी चारपाइयों पे बैठ नहीं पाते हैं, वो गांव के प्रधान बनते हैं, प्रधानी चलाते हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। बहुत लेवल पर अभी बदलाव की ज़रूरत है। आप देखे होंगे कि मिर्ज़ापुर से एक घटना आई थी जिसमें एक विधायक, दलित विधायक को एक सवर्ण व्यक्ति सिर्फ इसलिए मार दिए, जूतों से पीट दिए कि वो उनके सामने चारपाई में बैठा था। तो अभी भी ये समस्या है। आप देखेंगे कि अभी भी जिस तरीके से दलितों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, पिछड़ों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तो अल्पसंख्यकों के साथ जो बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लदा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो ये जो अधिकार है वो उस संविधान ने दिया है। अगर वो संविधान न हो तो फिर तो लोगों को मतलब लोग जिएंगे कैसे, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इस देश में। तो जीवन, जैसे पीपल के पेड़ को वासुदेव भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दुनिया का एकमात्र पौधा जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारी सांस चलाता है, वही ना भगवान है हमारे लिए। इसीलिए जो हमारे हक और अधिकार की बात करते थे, जो इस देश के अरबों लोगों को लाभान्वित जिनके बातों से जो लोग हो रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो वर्तमान दौर में अगर भगवान की उपाधि दी जाए तो मुझे लगता है कि कल्कि अवतार के सबसे बड़े रूप तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बिल्कुल सर। सर, अपने उत्तर प्रदेश में
बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, हालांकि अपने विधानसभा में कई सारे ऐसे मुहिम भी छेड़े बिजली को ठीक करने के लिए। सर अगर सरकार को कोई सुझाव देने हो उत्तर प्रदेश सरकार को, तो क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। योगी आदित्यनाथ लुटेरों की एक फौज बनाए हुए हैं और उस पर वो चल रहे हैं। मैं यहाँ 4 एक्सियन की बात करूं, अगर आप यहीं से शुरुआत करूं। अब देखिए, जो बिजली मंत्री है, जब जनता ने उसको घेरा तो जय श्री राम चिल्लाने लगा। तो अभी जो मैं धार्मिक अंधता की बात कर रहा था ना, अब उसको ही कि जय श्री राम बोलेंगे तो लोग जय श्री राम बोलेंगे, फिर बाकी बात भूल जाएंगे, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो असली मुद्दा ये है, इसलिए मैं बार बार लोगों को घेर के वहां लाता हूं कि असली मुद्दा वहां है। अब उसका जय श्री राम बोल देने से थोड़ी ये पंखा चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम बोल देने से थोड़ी किसान के खेत में पानी चल जाएगी, बिजली नहीं रहेगी। तो पहले एक एक्सियन था, उसको घेरे, हम दौड़ते रहे, कहा ये सर्वे कराते हैं, वो सर्वे कराते हैं। आप चले जाइए जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जगह था, एक गांव है, वहाँ से लेके और भाटपार की कचहरी के पीछे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आज तक न एक घर है और पता नहीं कब बनेंगे जी। लेकिन उसके दोनों तरफ 2.5 किलोमीटर तक बिजली के पोल लगा दिए गए और उस पर तार लगा दिए गए। पता ही नहीं चला कि किसके लिए लगाए गए, कौन लगवाया और क्यों लगवाया। बाद में पता किए तो पता चला कि बिजली विभाग वालों ने खर्च किया। तो एक योजना आई थी 42 करोड़ की, उसको खर्च करना था, तो जहां जरूरत थी वहां न लगा के वहां लगा दिए, चले गए। आज के डेट में 50% पोल वहां नहीं है और मैक्सिमम तार काट के लोग लेके चले गए। तो ये लूट है। तो ये लुटेरों की सरकार चल रही है और इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इनको क्या सुझाव दिया जाए? मैं बात किया वर्तमान में जो एक्सियन यहाँ अजय मिश्रा, उसके बाद से फोन नहीं उठाता। एक दिन हम लोग पहुंचे तो दफ्तर बंद करके भाग गया था। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कैसे चिल्ला रहे थे। दिशा की जो बैठक थी, जो सरकारी जो जिले की बैठक होती है, तो बिल्कुल सुनने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से कैसे लूटा जाए इस विभाग को, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। जनता त्राहिमाम कर रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के अभाव है। जो दुर्दशा है, आप देखिए कि एक पर भी पंखा नहीं चल रहा है, तो कैसे जीवन कट रहा है। लेकिन बिल उतना ही आता है और हर महीने जमा किया जा रहा है, नियमित जमा किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी जब सरकार अपनी मंशा ठीक करेगी। सरकार जिस तरीके का लोड है उसके अनुरूप बिजली ले, और जब जनता से पैसा वसूल कर रही है तो कम से कम उसका नियमित एक सिस्टम बनाना चाहिए और उतनी बिजली देनी चाहिए। ये उतना भी नहीं दे रहा है, तार गिरे पड़े हैं, उसकी भी कोई सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको क्या सुझाव दिया जाए? सुझाव ये जब सुनने वाले हो तब ये सुझाव सुन रहे अडानी के, अंबानी के। अडानी के कहने पर एक कोयला कहीं और से खरीद रहे हैं और महंगे रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली के रेट रोज बढ़ाते जा रहे हैं, और बिजली की जो सुविधा है उसको रोज घटाते जा रहे हैं। तो यही इस सरकार की पॉलिसी है। और सर, भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवाया और राम मंदिर भी एक प्रमुख चुनाव का मुद्दा रहा जी। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, हम लोग भगवान राम को बड़े श्रद्धा और शिद्दत के साथ पूजा करते हैं, मानते हैं, और हमेशा से मानते रहे, आगे भी मानते रहेंगे। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान राम के ऊपर राजनीति करने की जो भाजपा कोशिश करती है, भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से जो लोग मुख्य उसके नियोक्ता हैं, एक तरह से कहेंगे, ये वो लोग हैं कि जब भगवान राम लंका से जीत के आए, जब खाना खिलाने के लिए बुलाए, तो ये पंडित जी लोग खाने खाने नहीं गए उनके घर, खाना खाने नहीं गए थे, खाना का बहिष्कार कर दिए थे, भोज का बहिष्कार कर दिए थे। हाँ, लेकिन इस देश के दलित और पिछड़े, कोई नाव से उनको पार कराया, कोई समुद्र में पत्थर डाला, कोई बालू डाला, कोई रास्ता बनाया, कोई पानी की व्यवस्था किया और उनके लिए लड़े मरे। तो इस देश के पिछड़े दलित हमेशा भगवान राम को बहुत ही अगाध श्रद्धा के साथ पूजते रहे हैं, पूजते रहेंगे। हम सभी लोग हमेशा उनकी मदद में खड़े रहे जब जब उनको ज़रूरत लगी। और जो लोग आज उनके नाम पर दुकान चला रहे हैं, जो मालिक बन रहे हैं, ये लोग हमेशा उनके खिलाफ काम करते रहे और आज भी उनको आर्थिक सत्ता का केंद्र बना के, धन दोहन का केंद्र बना के, प्रवचन करके एक लूट का करोड़ों रुपए लेके अपनी दुकान चलाने का एक अड्डा बनाए हुए हैं। और हम लोग आज भी श्रद्धा के साथ उनको पूजते हैं, मंदिर बनाते हैं। और उनकी तो हमारी और उनकी राजनीति में, हमारी और उनकी धर्म के विश्वास की जो कल्पना है और जो सोच है, उसमें आप ये डिफरेंस पाएंगे। हम लोग हमेशा श्रद्धा के साथ पूजते रहे हैं और वो लोग हमेशा दिमाग के साथ लूटते रहे हैं। ये है, आप ये अंतर पाएंगे।
हम लोगों ने। बिल्कुल सर। सर एक दो प्रश्न और मैं पूछना बस चाहूँगा आपसे कि सर वर्तमान समय में जब आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि विरासतवादी पार्टी है, तो सर इस विरासतवादी पार्टी में क्या कुछ परिवर्तन पहले से अभी आया है? कोई विरासत वाली पार्टी नहीं है। 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर और आज तक आप देख लीजिए कि कांग्रेस के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसमें कितने किसी विरासत के बने हैं। सब अलग अलग जगहों से लोग बनते रहे। पिछले 35 वर्षों से नेहरू जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति इस देश के किसी भी संवैधानिक पद पे, किसी भी मंत्री प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहा है, लेकिन एक सिगुफा बना दिया गया है कि नेहरू परिवार का कब्जा है, नेहरू परिवार का कब्जा। ये फर्जी चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं। इसलिए एक तो पहले बात आपकी बात को मैं बताऊं कि ये पहली बात तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात आप विरासत की बात करेंगे, आप देखिए कि एक ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति जिनके गांव में आग लगी और भगा दिया गया, कोयले की खदान में घूमते रहे अपने पिता के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही हमारे लिए श्रद्धेय और आदरणीय हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं और इस देश को दशा दे रहे हैं, इस देश के आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, तमाम राज्यों में अध्यक्ष हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, आज भी हैं और अलग अलग जाति से हैं। आप देखेंगे कि अशोक गहलोत जी सैनी शाक्य मौर्य समाज से आते हैं। इस देश में उस समाज से उतना बड़ा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 15 साल मुख्यमंत्री रहे 3 बार। भूपेश बघेल जी जो कुर्मी पटेल समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से, उनका आप मौका देख लीजिए। मैं अब किसका किसका नाम गिनाऊं, तमाम ऐसे लोग हैं। तो विरासत की बात बिल्कुल गलत है। विरासत तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में और तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उनमें विरासत देखिए। हमारे यहाँ विरासत की बात नहीं है। राहुल गांधी जी तो आज इस देश के युवाओं को, आम आदमी को अधिकार दे रहे हैं। उनको तमाम बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के अवसरों पर बैठा रहे हैं, उनको काम करने का मौका दे रहे हैं, उनको शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनके अंदर संघर्ष की चीज़ें अगर कहीं कम है तो उसको और ताकत दे रहे हैं और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा, विरासत तो उन राजघरानों की है ना जो अपनी पेंशन के लिए लड़ते थे, जो अपनी किले और कोठियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। विरासत में तो वो लोग हैं। राहुल गांधी जी की जो विरासत है वो शहीदों की विरासत है। खून बहाया है उनके परिवार ने इस देश के लिए। 9 साल जेल में रहे हैं नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी चाही होती, उन गनर को हटा दी होती, थोड़ा सा भरोसा तोड़ी होती तो उनकी हत्या नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, इससे भरोसा टूटेगा। तो विश्वास और भरोसे का परिवार है गांधी परिवार, नेहरू परिवार। हम लोग आप देखिए, अभी देखिए तुषार गांधी जी जो प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी जी के, उनको इसी पश्चिमी चंपारण में जहाँ से किसान आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम किया। तो विरासत की तो बात ही नहीं। हाँ, विरासत है शहादत देने की, विरासत है इस देश के लिए मर मिटने की, विरासत है इस देश के वंचितों को उनके हक दिलाने की, विरासत है इस देश के उन बेजुबानों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता है, उनको आवाज़ देने की, विरासत है इस देश के उन लोगों की जो गोबर काटते थे, जो गोबर में से दाना बीन के खाते थे, उनको शुद्ध भोजन देने की, कपड़ा देने की, शिक्षा देने की, उनको सम्मान देने की और बराबरी का हक देने की। इस विरासत की कांग्रेस पार्टी है और आज उसी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हालांकि आप एक सामान्य से परिवार से, छोटे से गांव से निकले हुए हैं, तो किसी ऐसे सामान्य परिवार से, छोटे से गांव से कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, अगर उसको फिर से राजनीति में आना हो और आप इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अगर उसको भी राष्ट्रीय स्तर का नेता बनना हो तो उसको कैसे प्रयास करना चाहिए और कैसे राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये अपनी वाहवाही के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब भी हमारे परिवार में BPL कार्ड था। हमारे पास कोई मोटरसाइकिल तक नहीं थी, हमारे पास कोई गाड़ी तक नहीं थी और बहुत ही एक साधारण किसान परिवार से। और हम जाते हैं, आज भी इस देश के तमाम मित्र हमारे, कोई कपड़ा खरीद दिया, कोई जूता खरीद दिया, और रिश्वत की तो कोई बातें नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है सामान्य तरीके से जीने की, चलने की। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसे साधारण परिवार का आदमी, कुछ हमारे मित्र हैं जो कभी कभी मजाक में बोलते हैं, BPL किधर घूम रहे हो, तो मैं कहता हूं कि भाई तुमको मैं अमीर इसीलिए कहूंगा तो फिर उसका फर्ज अदा करो। हंसी होती है आपस में। तो हमारे जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को जब कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है
तो इस देश के किसी भी आम आदमी को कांग्रेस पार्टी, और मैं आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नाम गिना दूंगा, इस देश के कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले नेता ही नहीं, विधायक सांसद ही नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत जानता हूं, नाम जानता हूं, मैं आपको गिना दूंगा, जो इतने इतने आम परिवारों से हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो विधायक सांसद बने हैं, पार्टी ने उनको बड़े बड़े मौके दिए हैं और आज पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप भरोसा करिए राहुल गांधी जी पर और आप उनके साथ जुड़िए, आप संघर्ष करिए। आपको बड़े लेवल पर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने दरवाजे खोल रखी है और इस समय तो कांग्रेस पार्टी का अभियान ही चला रही है वंचितों के लिए, उनका हक देने के लिए। तो आज के रास्ते तो और सुगम है कांग्रेस पार्टी में। जी जी सर, 2-3 छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछूंगा जिसका जवाब आप 1 से 2 शब्दों में देंगे। पहला तो सर, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, मैं पढ़ाई के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रभावित रहा तो रूसो से प्रभावित रहा। हाँ, रूसो की ज़िंदगी, उसकी लिखी बातें, उसकी पढ़ी बातें मैं बहुत आनंदित होता हूँ पढ़ने के बाद। लेकिन जब राजनीति में आया और लोगों को समझता रहा, देखता रहा, तो शरद यादव जी की बातें मुझे ज़्यादा प्रभावित करती थी। शरद यादव जी की बातें सुनते सुनते जब देश में राहुल गांधी जी जब 2004 से भारतीय राजनीति में जनता के सामने आए, काम करने लगे, तो उनकी बातें सुनते सुनते, देखते देखते धीरे धीरे उस पर विश्वास बना। और जब मैं और करीब गया तो पता चला कि ये आदमी तो सिर्फ कहने वाला नहीं है, ये आदमी तो सिर्फ देने वाला है। हाँ, ये आदमी तो लोगों को बस, मतलब उस आदमी का तो 24 घंटा एक सपना है कि मैं इस देश के वंचितों को, इस देश के पिछड़े दलित शोषितों को क्या दे दूं और कैसे उनको हक दे दूं। और सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में वो सोचते हैं कि दुनिया में हिंसा की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, दुनिया में जो अलगाववाद बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो उसके बाद से राहुल गांधी जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं उनको अक्सर, कई बार मैं सोशल मीडिया में भी गुरु जी की तरह से उनको लिख देता हूँ, गुरु जी कह के। सर, आप किस महापुरुष को अपना आदर्श मानते हैं? कई नाम हैं उसमें, मैं किसी एक नाम पे कैसे जाऊं। ऐसे कई नाम हैं जिनको मैं बहुत ही उनके बारे में पढ़ा हूं और बहुत डीपली उनके बारे में मैं देखा हूं, इसलिए मैं किसी एक नाम पे नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, कई ऐसे नाम हैं जिनको बड़ी श्रद्धा के साथ, उसमें से कुछ नाम पूर्व में हम लोग लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ और नाम है दुनिया के लेवल पर जिनकी ज़िंदगी पढ़ने के बाद पता चला कि उन लोगों ने कितने बड़े बड़े संघर्ष किए। आप नेल्सन मंडेला की पता नहीं वो स्टोरी जाने हैं कि नहीं। जेल में जब बंद थे तो वो जेलर उनके ऊपर अक्सर पेशाब कर देता था, पानी मांगते थे तो पेशाब करके देता था पीने के लिए। जब जेल से वो निकले और राष्ट्रपति बने तो एक जगह खाना खाने गए थे, तो जब खाना खाने गए थे तो बगल के टेबल पर पहले से वो बैठ के खाना खा रहा था जेलर। जब वो देखा तो उसके होश उड़ गए कि ये तो ये राष्ट्रपति हैं, आज तो ये हमारा बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब उन्होंने उसको बुला के अपने बगल में बैठाया कुर्सी पे और अपने साथ खाना खिलाया। तो ऐसे तमाम महान हस्तियां हैं जिनकी ज़िंदगी और उनके अनुभव। एक आदमी एक बार गांधी जी के पास गया और उनसे बहुत नाराज रख रहा था, ये रियल घटना बता रहा हूँ। तो 3 पन्ने पर गाली केवल लिखा था, माँ बहन उल्टा सीधा जो गालियाँ होती हैं, और उसको पिन में करके और ले जाके गांधी जी को दे दिया। तो वो पढ़े, देखे, तो जैसे ही कुछ पढ़े फिर पन्ना पलटे तो देखे कि केवल गाली लिखा है। तो पिन निकाल के 3 पन्ना उसको दे दिए और देते हुए कहे कि ये 3 पन्ने आपके लिए हैं, इसमें मेरे लायक कुछ है नहीं, इसको आप रख लीजिए, ये पिन मेरे काम कहीं आ सकता है कुछ लगाने वगाने के। तो वो पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया वहाँ कि अरे बाप रे, इसको तो कोई, इस आदमी को प्रतिक्रिया ही नहीं है। पैरों पे गिर पड़ा और क्षमा मांगा, बोला कि नहीं क्षमा कुछ नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब देश आज़ाद हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि इस देश में 10 साल चुनाव ना हो, इसलिए कि चुनाव होंगे तो शुरू में राजा महाराजा आके कब्जा कर लेंगे, और तो 10 साल तक हम सब लोग मिल के इस देश में जो गरीब, जो वंचित हैं उनको आगे लाएं, थोड़ी सी बराबरी दें और तब चुनाव कराएं कि वो भी बराबरी पर आके बैठें। ये उनकी बात आज इस देश में राहुल जी लड़ रहे हैं, ये उसी बात का नतीजा है। तो तमाम ऐसे मनीषी हैं। नेहरू जी को आप देखिए, जब वो रीवा में चुनाव में गए थे और कोई एक आदमी कह दिया कि ये तो जनता के साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो बताइए अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ मंच पे बोल दिए
कि आप लोग इसको वोट मत दीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं थी ये गलत आदमी है। ऐसा कोई होगा इस देश में जो अपने ही प्रत्याशी को जाके कह दे मंच पे कि मुझे अभी पता चला कि ये इनका आचरण ठीक नहीं है, आप लोग इनको वोट न दीजिएगा। तमाम ऐसे मनीषी हुए हैं बाद तक के जीवन में। इंदिरा गांधी जी की लोग खिलाफ करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल इस देश के लिए ज़रूरी था। CIA इस देश में तमाम नेताओं के माध्यम से इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाहती थी, इस देश को तोड़ना चाहती थी। आपातकाल इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। और इस देश के पिछड़े दलितों को जो ज़मीन बांट रही थी, जो उनको पट्टे दे रही थी, जो उनको आवास दे रही थी, जो उनको नौकरी दे रही थी, उसका कुछ बड़े जमींदारों ने विरोध किया और उसको दुनिया का सर्वोदय आंदोलन और फलाना आंदोलन दिखाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ था नहीं। तो अब किसका किसका नाम लूँ, इसीलिए कहा हूँ कि किसी एक नाम पे नहीं जाऊँगा। कुछ तमाम महान हस्तियाँ हैं जिनका मैं बहुत वो फैन हूँ। बिल्कुल सर, हालांकि इतने देर से हम चर्चा कर रहे हैं तो केंद्र बिंदु में अभी तक राहुल गांधी ही रहे हैं जी। सर, राहुल गांधी जी को अगर आप थोड़े शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो। जी, राहुल गांधी जी एक वो शख्सियत हैं जो पावर के केंद्र बिंदु में पैदा हुए, पावर को आंखें से चलते हुए देखा, पावर के बीच में चलना शुरू किए, लेकिन जब चल के बाहर आए तो पावर को ही किनारे कर दिए और पावरलेस लोगों के लिए काम करना शुरू किए। एक ऐसा व्यक्ति जो पावरलेस लोगों के लिए पावर देने का काम कर रहा है, वो उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। सर, आप इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 10 में से कुछ नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? एक नंबर भी देने को तैयार नहीं है। और दुर्भावना में नहीं, इसलिए नहीं कि विरोध के नेता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। ठीक है कि जो पार्टी आती है उसके कुछ थोड़े से अपने कार्य होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इन लोगों को इतना बड़ा अवसर मिला था, वो चाहते तो इस देश में बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद स्मृति ईरानी से बतियाने के अलावा, कंगना रनौत से बतियाने के अलावा, प्रियंका चोपड़ा से सेल्फी लेने के अलावा, अडानी और अंबानी की चापलूसी करने के अलावा, उनके सामने सरेंडर होकर उनकी फाइलों को पास करने के अलावा, उनके आदेश का पालन करने के अलावा, और इस देश में नफरत कैसे परोसी जाए, इस देश के पिछड़े दलितों गरीबों का हक कैसे मारा जाए, इस देश को चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में कैसे ढकेला जाए, इस देश के हिस्सों को दुनिया की सीमाओं से कैसे वो उल्लंघन करते रहे और तमाशा देख रहे हैं, मतलब जितनी उल्टी चीज़ें कर सकते हैं, इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं उसको कैसे बर्बाद किया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ED CBI का कैसे दुरुपयोग किया जाए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कैसे उल्लंघन किया जाए, तोड़ा जाए, मतलब कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए उनको अंक देने का मतलब कोई बेस ही नहीं दिखाई देता है। तो सर, उस आधार पे जब स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो उनको कहा जाता था कि यह सोनिया गांधी के नियंत्रण में है, कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में है, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी पार्टी की सर्वमान्य नेता थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नाम पर इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया था, तो निश्चित तौर पर इस देश की जनता चाहती थी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो त्यागी परिवार है, हमेशा से त्याग किया, हमेशा छोड़ने की राजनीति है उनकी, लेने की नहीं है, तो उन्होंने त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद सबसे पढ़े लिखे और सबसे सुलझे हुए जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने तरफ से प्रस्ताव दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने और संसदीय दल ने उसको अनुमोदित किया और मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। देश के सांसदों ने बनाया। अब चूंकि ये आरोप फर्जी लगाए जाते हैं, नहीं, ये कहा जाता है कि उनका कोई भी निर्णय होता था वो अपना निर्णय नहीं मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जो निर्णय हो गया है, सोनिया गांधी के जो, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर, ये चापलूसी में नहीं कह रहा हूं। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो देश के सभी बड़े नेताओं से मिलने एक शिष्टाचार में जा रहा था, तो माननीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी से भी मिलने का समय मांगा और मैं गया। जब मैं गया तो मैं देखा कि एक मामूली साधारण कुर्ता पैजामा पहन के वो बैठे थे और उन्होंने खड़े होकर वेलकम किया। देश के 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे हों, इतनी बड़ी शख्सियत जो उन्होंने भारत की इकोनॉमी को दुनिया में नाम किया। एक शख्स थे उनके साथ आए, अंदर से बिस्कुट लेके आ रहे थे तो अपने हाथ से लिए, बोले कि लीजिए यादव जी खाइए, उनका शब्द। फिर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। लोग कहते हैं कि वो जानते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके मौन में बहुत बड़ा ताकत थी। चिल्ला के जिस आदमी ने इस देश का क्या बंटाधार किया है सबके सामने है।
मनमोहन सिंह जी ने हमसे 2 सवाल पूछा, मैं अवाक रह गया। कहा कि केशव ये बताओ कि तुम्हारे गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बहुत मौतें होती थी, मैं उसके लिए बड़ा धन दिया था, क्या हुआ उसका? कुछ यूटिलाइज हुआ, काम हुआ कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? मैं बोला कि नहीं सर, यूटिलाइज हुआ और उसका नतीजा ये है कि वो मौतें अब मात्र 5% रह गई हैं। बहुत बड़ा उसका फ़र्क पड़ा है हमारे गोरखपुर, बस्ती और पूरे पूर्वी जोन में, अपने देश के जो यूपी बिहार के हिस्से हैं, बहुत बड़ी उससे एक तरह से स्वास्थ्य में सुधार आया है। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या पे बड़ी समस्या थी, तो उसको लेके तमाम रिपोर्टें आईं और बड़ी दुख हुआ, तो मैंने उसके लिए बहुत बड़ा एक पैकेज दिया। मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं, यूपी के 7 जिले मिला के, उसके वो पैसे क्या हुए? हम कहे सर यूपी के इलाके में तो थोड़े बहुत काम हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, मंडी समिति और इधर उधर करके कि किसानों का उत्थान होगा। जब किसानों को पानी ही नहीं मिलेगा तो मंडी समिति में राशन कहाँ से पहुँचेगा, अनाज कहाँ से जाएगा? इसलिए तो आप समझिए कि एक व्यक्ति जो 6 साल पहले प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं और उनको ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक एक चीज़ों का नॉलेज है, और भी कई बातें हुई, इतनी लंबी हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो मैं बात रोक रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत था। हाँ, एक निर्णायक मंडल था, एक समिति बनी थी, सब आपस में अपने सुझाव देते थे और होना भी चाहिए। मोनोलॉग नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, हमेशा संवाद होना चाहिए और संवाद से चीज़ें तय होकर जाएं तो देश के बेहतर हित में साबित होगी। तो मनमोहन सिंह जी स्वस्थ और स्वतंत्र निर्णय लेते थे, काम करते थे, और उसकी देन रही कि यह देश इतना तरक्की किया। भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों में सब किसे मानते हैं? भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्रियों में थोड़ा सा ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इंदिरा जी और नेहरू जी में मुझे चुनाव करना होगा, लेकिन इंदिरा जी को मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर पाता हूँ। इंदिरा जी को बहुत ताकतवर पाता हूँ। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं है जी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना होता तो तभी बन गए होते। राहुल गांधी जी की ज़िंदगी का जो मिशन है, उनकी ज़िंदगी की जो अगर 5 लाइनें आप कहेंगे कि उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है, उसमें इस देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका हक देने का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो देश के सभी नागरिक चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और इस देश के लिए बेहतर करें, तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि देश की, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हक देना, और हम लोग चाह भी रहे हैं कि राहुल गांधी जी उस पद को सुशोभित करें और इस देश की जनता को हक के लिए जो लड़ रहे हैं वो उनको पहुँचाएं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा कौन होगा? कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे अधिकतम राज्यों में कोई एक चेहरा तय करके चुनाव नहीं लड़ती है। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो पूर्व में उत्तर प्रदेश की प्रभारी रहीं, बहुत उन्होंने मेहनत किया और तमाम सांगठनिक चीज़ें इस प्रदेश में उन्होंने बदलने का काम किया, और हम सभी लोग चाह रहे हैं कि पुनः वो एक बड़ी भूमिका में दिखाई दें और चीज़ों को सहेजें। कोई विशेष चेहरा उत्तर प्रदेश के स्तर पर आप कहेंगे तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो तय नहीं किया है। कांग्रेस सामूहिकता की राजनीति में विश्वास करती है और उसी आधार पर लड़ेगी। आफ्टर रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा। सर, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप अपने पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनो, गरीबी अमीरी झेलते हुए पढ़ो, और पढ़ना लड़ना ये जज्बा होना चाहिए, और समाज को समझना ये जज्बा होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया उसी पर उसके पीछे न भागें। वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, क्या वास्तविकता है, उसका मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ना है, ये सोच के आगे चलना चाहिए। और समाज को निश्चित तौर पे एक दूसरे में भाईचारा बना के कैसे सबको साथ में लेके आगे चलें, ये भाव होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री केशव चंद्र यादव जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने विजन, अपने कार्य, कांग्रेस पार्टी की नीतियां, राहुल गांधी जी के उद्देश्य, सब चीज़ को इस मंच के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपने इतने देर से, इतने ध्यानपूर्वक पूरे पॉडकास्ट को देखा। ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपने जो प्रश्न पूछे थे, क्या आपके सारे प्रश्न इसमें समाहित थे ना? अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आगे आप किनको जानना चाहते हैं उनको भी कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।